अगर कभी किसी रिसर्च पेपर को देखकर ये ख्याल आया हो कि इसे समझना तो है पर ये बहुत जटिल है, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल सही जगह है। बिल्कुल। हर दिन हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। इनमें से ज्यादातर सटीक, ज्ञानवर्धक और गैर विशेषज्ञों के लिए पढ़ने में लगभग नामुमकिन होते हैं। लेकिन इनके अंदर के जो विचार हैं ना, वो मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और समाज को आकार देते हैं। सही कहा। वन पेपर ऑर्बिट में सभी सुनने वालों का स्वागत है। ये एक रिसर्च पेपर पॉडकास्ट है। यहाँ पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को बिना किसी अटकलबाजी और अतिशोक्ति के स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड बातचीत में बदला जाता है, जिससे मूल काम को समझना आसान हो सके। ताकि कोई भी इसे समझ सके। तो आज हम जिस पेपर पर चर्चा कर रहे हैं उसके लेखक हैं लॉथार माइनसेनबाकर, विटाली वर्दिल, आथर मतवीव, एलेक्सी ग्रिनन, रैंडोल्फ पोल, थियोडोर डब्ल्यू हेंच और थॉमस ओडेम। काफी लंबी लिस्ट है लेखकों की। बिल्कुल। और इस पेपर का शीर्षक है सब पार्ट पर ट्रिलियन टेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल विद एटॉमिक हाइड्रोजन, जो 11 फरवरी 2026 को नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ। जो कि विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, और ये चर्चा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित एक पेपर पर आधारित है। मूल लेखकों के पास उनके काम का पूरा श्रेय सुरक्षित है। ये पॉडकास्ट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक अनुकूलित व्याख्या प्रदान करता है, जिसकी पूरी साइटेशन और लाइसेंस की जानकारी विवरण में दी गई है। तो अब शुरुआत करें। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोचिए, दशकों से विज्ञान जिस प्रोटॉन को नाप रहा था, अचानक पता चले कि उसका आकार ही बदल गया है। अरे वाह, मतलब पूरी बुनियाद ही हिल जाए। बिल्कुल। विज्ञान की दुनिया में इस घटना को द प्रोटॉन रेडियस पजल कहा गया है। एक ऐसा रहस्य जिसने भौतिकी के बुनियादी नियमों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तो आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। मैं सोच रही थी कि हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करें। हाँ, जरूर। तो इस पूरी गुत्थी के केंद्र में हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड का सबसे सरल एटम, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और अपनी इसी सरलता के कारण ना, भौतिकी के सिद्धांतों को परखने के लिए हाइड्रोजन से बेहतर कोई प्रयोगशाला है ही नहीं। खासतौर पर जब बात क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या जिसे QED कहते हैं उसकी हो, है ना? हाँ, QED वो सिद्धांत है जो प्रकाश और पदार्थ के बीच के हर एक इंटरैक्शन को समझाता है। और मतलब ये सिद्धांत इतना ताकतवर है कि ये हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तरों की भविष्यवाणी 13 अंकों की सटीकता तक कर सकता है। 13 अंक मतलब 13 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब है 13 अंकों की सटीकता। इसे अगर एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जाए तो ये ऐसा है जैसे कोई पृथ्वी से चांद तक की दूरी नाप रहा हो और उसकी माप में जो गलती की गुंजाइश हो वो सिर्फ एक इंसान के बाल की मोटाई के बराबर हो। ये स्तर तो सच में अविश्वसनीय है। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। ये उतना ही सटीक है। लेकिन अगर हमारा सिद्धांत इतना ही सटीक था तो फिर प्रोटॉन के आकार को लेकर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ गई? मतलब ऐसा क्या हुआ जिसने द प्रोटॉन रेडियस पजल को जन्म दिया? तो ये बहस तब शुरू हुई जब सिद्धांत को अलग-अलग तरह के प्रयोगों से परखा जाने लगा। दशकों तक वैज्ञानिक सामान्य हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करके प्रोटॉन का आकार नापते आ रहे थे। अच्छा, वही पुराना तरीका। हाँ, और उसी के आधार पर कोडाटा ने, जो भौतिकी के स्थिरांकों का मानक तय करता है, उसने 2014 में प्रोटॉन का एक आकार तय कर दिया था। पर फिर कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। गड़बड़ तब हुई जब कुछ शोधकर्ताओं ने सामान्य हाइड्रोजन की जगह मियोनिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके प्रोटॉन को नापा। मियोनिक हाइड्रोजन? हाँ, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को हटाकर उसकी जगह म्योन नाम का एक भारी कण लगा दिया जाता है। रुकिए, मुझे इस म्योन वाले हिस्से को समझने दीजिए। क्या म्योन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक भारी रूप है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो अगर ये भारी है तो ये प्रोटॉन के आकार को नापने के लिए बेहतर कैसे हो सकता है? मतलब भारी होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे, म्योन का भारी होना ही तो सबसे बड़ी कुंजी है यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना ज्यादा भारी होता है। अच्छा, 200 गुना? और क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार ना, जो कण जितना भारी होता है उसकी कक्षा प्रोटॉन के उतनी ही करीब होती है। मतलब वो प्रोटॉन के एकदम चिपक कर घूम रहा होगा। बिल्कुल, म्यूऑन प्रोटॉन के इतने करीब होता है कि उसकी कक्षा का कुछ हिस्सा सीधे प्रोटॉन के भौतिक आकार के अंदर से होकर गुजरता है। बाप रे, प्रोटॉन के अंदर से? हाँ, और जब म्यूऑन प्रोटॉन के अंदर होता है तो उसे मिलने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज कम हो जाता है।
इसका सीधा असर म्योनिक हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तरों पर पड़ता है। अच्छा, तो इसीलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए म्योनिक हाइड्रोजन प्रोटॉन के आकार के प्रति सामान्य हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। ये एक तरह से 200 गुना ज्यादा ताकतवर मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। तो जब इस ताकतवर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा गया, तो नतीजे पुराने सामान्य हाइड्रोजन वाले नतीजों से अलग आए? अलग ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से विरोधाभासी आए। म्योनिक हाइड्रोजन से जो प्रोटॉन का आकार मापा गया, वो सामान्य हाइड्रोजन वाले आकार से काफी छोटा था। काफी छोटा? मतलब कितना अंतर था? ये अंतर 5.5 सिग्मा का था। 5.5 सिग्मा। जो लोग भौतिकी के इस सिग्मा वाले पैमाने को नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि 5 सिग्मा को विज्ञान में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। 5 सिग्मा का मतलब है कि इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ये नतीजा किसी संयोग या मशीन की खराबी की वजह से आया हो। एकदम सही। तो 5.5 सिग्मा का मतलब है कि ये एक पक्की खोज थी। दोनों में से कोई एक तरीका निश्चित रूप से गलत था, या तो पुराना वाला या ये नया वाला। और यहीं पर भौतिकी समुदाय पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट गया। मतलब एक तरफ ये सवाल था कि क्या हमारा क्यूईडी का सिद्धांत ही कहीं गलत है? क्या कोई ऐसा नया अज्ञात बल या नया कण है जो सिर्फ म्यूऑन पर असर डालता हो और इलेक्ट्रॉन पर नहीं? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी थियरी थी उस समय। या फिर दशकों से चले आ रहे सामान्य हाइड्रोजन के पुराने प्रयोगों की तकनीक ही पर्याप्त सटीक नहीं थी? इसी रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए आज के हमारे पेपर के शोधकर्ताओं ने सामान्य एटॉमिक हाइड्रोजन के 2s से 6p ट्रांजिशन को अब तक की सबसे अधिक सटीकता से नापने का फैसला किया। बिल्कुल, और ये कोई आसान काम नहीं था। हाँ, 2s से 6p तक इलेक्ट्रॉन के जंप करने की फ्रीक्वेंसी नापना सुनने में ये एक सीधी सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन अगर हम इसे 13 अंकों की सटीकता से नापना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या सामने आती है। डॉपलर इफेक्ट की समस्या? वही तो। आइटम्स कोई रुकी हुई चीजें तो है नहीं, वो तो लगातार तेजी से उड़ रहे होंगे। क्या डॉपलर इफेक्ट इस लेजर की फ्रीक्वेंसी को वैसे ही नहीं बिगाड़ देगा? डॉपलर इफेक्ट इस पूरे प्रयोग का सच में सबसे बड़ा दुश्मन था। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे रेसिंग ट्रैक पर एक फॉर्मूला 1 कार हमारी तरफ आ रही हो तो उसके इंजन की आवाज बहुत तीखी होती है, और जैसे ही वो पास से गुजरती है आवाज भारी हो जाती है। एटम्स की गति भी तो लेजर की फ्रीक्वेंसी के साथ यही खेल करेगी ना? एकदम सटीक उदाहरण है ये। अगर डॉपलर इफेक्ट को नियंत्रित नहीं किया जाता तो मापन पूरी तरह से गलत हो जाता। इस चुनौती से निपटने के लिए शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही जटिल क्रायोजेनिक और लेजर सेटअप तैयार किया। अच्छा, क्रायोजेनिक मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। हाँ, सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन एटम्स की बीम को 4.8 केल्विन तापमान वाले एक नोजल से गुजारा। ये तापमान निरपेक्ष शून्य से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। बाप रे, इतनी भीषण ठंड! और इस ठंड ने एटम्स की गति को काफी हद तक धीमा कर दिया। लेकिन 4.8 केल्विन पर भी एटम्स पूरी तरह तो नहीं रुकते होंगे ना? थोड़ी बहुत गति तो बची रहती होगी? हाँ, ठंडे होने के बावजूद एटम्स लगभग 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे थे। और मुझे लगता है उस स्तर की सटीकता को बर्बाद करने के लिए इतनी स्पीड काफी होगी। बिल्कुल। तो इस बची हुई गति के कारण होने वाले डॉपलर इफेक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने एक्टिव फाइबर बेस्ड रेट्रो रिफ्लेक्टर तकनीक का इस्तेमाल किया। ये थोड़ा भारी शब्द हो गया, इसका मतलब क्या है? मतलब उन्होंने 410 नैनोमीटर की एक लेजर बीम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे सिर्फ एक तरफ से नहीं डाला। उन्होंने उसी लेजर को एक शीशे और फाइबर के सिस्टम से वापस उसी बीम के ठीक विपरीत दिशा में मोड़ दिया। इसे काउंटर प्रोपगेटिंग लेजर कहते हैं। मतलब एटम के दोनों तरफ से एक साथ रोशनी डाली जा रही है। एक लेजर सामने से आ रही है और दूसरी ठीक पीछे से। हाँ, और ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत भौतिक कारण है। एटम को 2s से 6p तक जाने के लिए 2 फोटॉन्स की जरूरत होती है। अच्छा, एक नहीं, 2 फोटॉन्स। हाँ, तो जब वो एक फोटॉन सामने वाली लेजर से लेता है और दूसरा पीछे वाली लेजर से, तो डॉपलर इफेक्ट आपस में कट जाता है। अरे वाह! मतलब एक दिशा से उसे लेजर की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होती है और दूसरी दिशा से घटी हुई। बिल्कुल। जब एटम दोनों को एक साथ सोखता है तो दोनों ओर का शिफ्ट गणितीय रूप से एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और इस तरह फर्स्ट ऑर्डर डॉपलर इफेक्ट लगभग शून्य हो जाता है। यह तकनीकी रूप से बहुत ही चतुर तरीका है,
लेकिन यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब दो लेजर बीम्स ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में आमने सामने से आती हैं, तो वे टकरा कर एक स्टैंडिंग वेव बना लेती हैं। हाँ, बिल्कुल बनाती हैं। मतलब कल्पना की जा सकती है कि किसी कमरे में कांपते हुए तारों का एक अदृश्य जाल बिछा हो। ये तार असल में प्रकाश की लहरें हैं जो अपनी जगह पर खड़ी हैं, और हमारे उन ठंडे हाइड्रोजन एटम्स को प्रकाश के इसी जाल के बीच से होकर गुजरना है। और इसी जाल से गुजरते समय ना क्वांटम मैकेनिक्स का एक और बहुत गहरा राज खुलता है। वो क्या? इस स्तर पर एटम्स ठोस कणों की तरह बर्ताव नहीं करते। वे पार्शियली कोहेरेंट मैटर वेव्स यानी आंशिक रूप से सुसंगत पदार्थ तरंगों की तरह बर्ताव करते हैं। मैटर वेव्स, मतलब वो कोई गेंद की तरह नहीं बल्कि लहरों की तरह चल रहे हैं। हाँ, और जब ये मैटर वेव्स लेजर की उस स्टैंडिंग वेव से टकराती हैं तो एक घटना होती है जिसे कपिट्ज़ा-डिराक इफेक्ट कहते हैं। रुकिए, मुझे समझने दीजिए। आमतौर पर तो ये माना जाता है कि कोई ठोस चीज प्रकाश को रोकती है या मोड़ती है, जैसे कोई प्रिज्म हो। लेकिन यहाँ प्रकाश पदार्थ को मोड़ रहा है। बिल्कुल, यही तो क्वांटम दुनिया का जादू है। पर एक रोशनी की वेव एक एटम का रास्ता कैसे बदल सकती है? इसके पीछे का कारण मोमेंटम या संवेग का ट्रांसफर है। प्रकाश सिर्फ एक लहर नहीं है, ये फोटॉन्स का समूह भी है। जब कोई एटम लेजर के एक फोटॉन को सोखता है तो फोटॉन अपना सारा मोमेंटम उस एटम को दे देता है। अच्छा, जिससे एटम को एक हल्का सा धक्का लगता है। हाँ, और जब एटम उस फोटॉन को वापस छोड़ता है तो उसे फिर से एक और धक्का लगता है। इस लगातार धक्के की वजह से एटम का मूल रास्ता थोड़ा सा खिसक जाता है। तो ये जो मैटर वेव्स हैं वो प्रकाश की उस स्टैंडिंग वेव के ग्रिड पर डिफ्रैक्ट होने लगती हैं? एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से एटम के ऊर्जा स्तर में एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव आ जाता है, जिसे लाइट फोर्स शिफ्ट कहा गया। अरे बाप रे, ये तो वही बात होगी कि शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर लगाएं और थर्मामीटर की गर्मी से ही शरीर का तापमान बदल जाए। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जिस लेजर से वे एटम को नापने की कोशिश कर रहे हैं, वही लेजर क्वांटम लेवल पर धोखा कर रही है और एटम के ऊर्जा स्तर को खिसका रही है। क्या इसे मशीन से ठीक नहीं किया जा सकता था? नहीं, इसे मशीन से सीधे तौर पे ठीक करना असंभव था। ये प्रभाव इतना सूक्ष्म और जटिल था कि शोधकर्ताओं को इसकी भरपाई करने के लिए भारी मात्रा में डेटा और हफ्तों चलने वाले कंप्यूटर सिमुलेशंस का सहारा लेना पड़ा। हफ्तों तक सिमुलेशन सिर्फ एक छोटे से शिफ्ट के लिए? हाँ, उन्होंने उस स्टैंडिंग वेव के अंदर हर एक एटम के रास्ते, उसके वेग और उसके क्वांटम बर्ताव का एक पूरा गणितीय मॉडल तैयार किया। तो उन्हें कैसे पता चला कि उनका मॉडल सही था? ये पुष्ट करने के लिए कि उनका सिमुलेशन सही है, उन्होंने जानबूझकर अपनी एटॉमिक बीम के ऑफसेट एंगल को 12 मिली रेडियन तक बदला। मतलब बीम को लेजर के सामने थोड़ा सा तिरछा कर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो तिरछा करने से क्या हुआ? जब उन्होंने बीम को तिरछा किया तो लाइट फोर्स शिफ्ट का असर बदल गया। उन्होंने देखा कि उनके कंप्यूटर सिमुलेशन ठीक उसी तरह का बदलाव दिखा रहे थे जैसा असल प्रयोग में तिरछी बीम के साथ हो रहा था। अच्छा, मतलब सिमुलेशन वास्तविकता से मैच कर गया? हाँ, जब सिमुलेशंस वास्तविकता से सटीकता से मेल खा गए तब उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने इस लाइट फोर्स शिफ्ट को सही तरीके से समझ लिया है और अब वे इस त्रुटि को अपने मुख्य डेटा से सुरक्षित रूप से घटा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक बाधा थी। मैंने पढ़ा है कि डेटा को साफ करने के बाद रास्ते में एक और बहुत बड़ी क्वांटम बाधा थी जिसे क्वांटम इंटरफेरेंस कहते हैं। हाँ, ये एक और बड़ा सिरदर्द था। ये इंटरफेरेंस लाइट फोर्स शिफ्ट से कैसे अलग था? क्वांटम इंटरफेरेंस पूरी तरह से एक अलग तरह की समस्या है। जब एक एटम 2s अवस्था से 6p अवस्था में एक्साइट होता है और फिर वापस डिके होकर ऊर्जा छोड़ता है तो वो एक सीधा तय रास्ता नहीं अपनाता। अच्छा, तो क्या करता है? क्वांटम मैकेनिक्स की नियमों के अनुसार एटम एक साथ कई संभावित रास्तों या पाथवेज से होकर गुजर सकता है। मतलब जैसे कोई भूल भुलैया में एक ही समय में कई अलग अलग दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और समस्या ये है कि क्वांटम दुनिया में ये अलग अलग रास्ते आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, यानी टकराते हैं। और इस टकराव से क्या होता है? इस टकराव की वजह से मशीन में जो सिग्नल या लाइन शेप दिखाई देता है वो एक तरफ थोड़ा सा झुक जाता है या विकृत हो जाता है। तो अगर कोई इस विकृति को नजरअंदाज कर दे तो नापी गई फ्रीक्वेंसी का केंद्र बिंदु गलत आएगा? बिल्कुल,
और जब बात पार्ट पर ट्रिलियन की सटीकता की हो तो ये छोटी सी गलती भी पूरे प्रयोग को अमान्य कर सकती है। बाप रे, लाइट फोर्स शिफ्ट के लिए तो उन्हें कंप्यूटर पर हफ्तों सिमुलेशन चलाने पड़े थे। लेकिन मुझे इस क्वांटम इंटरफेरेंस का सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये एक बहुत ही भौतिक और स्पष्ट समाधान था, मैजिक एंगल। हाँ, ये सचमुच विज्ञान की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। शोधकर्ताओं को पता था कि ये क्वांटम इंटरफेरेंस लेजर की पोलराइजेशन या प्रकाश की तरंगों की दिशा पर निर्भर करता है। तो उन्होंने क्या किया? जटिल गणितीय गणनाओं से उन्हें पता चला कि अगर वे लेजर की पोलराइजेशन को एक विशेष कोण पर सेट कर दें, जिसे उन्होंने मैजिक एंगल कहा, और जो ठीक 56.5 डिग्री था, तो ये इंटरफेरेंस लगभग शून्य हो जाता है। लेकिन 56.5 डिग्री ही क्यों? इसके पीछे का गणित क्या है? कोई खास वजह? ये कोण लेजेंड्रे पॉलिनोमियल नाम के गणितीय फंक्शन से आता है। अच्छा। इस विशिष्ट कोण पर एटम से निकलने वाले रेडिएशन का पैटर्न इस तरह से बनता है कि अलग अलग रास्तों से आने वाले इंटरफेरेंस के सकारात्मक और नकारात्मक हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। मतलब प्लस और माइनस मिलकर 0 हो गए। बिल्कुल। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने अपने डिटेक्टर्स का आकार भी बहुत विशाल रखा, जिससे वे 20% से ज्यादा सॉलिड एंगल कवर कर सकें। इतने बड़े डिटेक्टर्स लगाने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस बचा भी था, वो अलग अलग दिशाओं से आते हुए सिग्नल में घुलकर अपने आप कैंसिल हो गया। अरे वाह! सिर्फ एक उपकरण को 56.5 डिग्री पर घुमाकर और बड़े डिटेक्टर्स लगाकर इतनी बड़ी क्वांटम समस्या को हल कर देना वाकई में बहुत स्मार्ट काम है। सच में ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। तो मतलब उन्होंने क्रायोजेनिक से डॉपलर इफेक्ट को हराया, सिमुलेशन से लाइट फोर्स शिफ्ट को हटाया और मैजिक एंगल से क्वांटम इंटरफेरेंस को खत्म किया। इतने महायुद्ध के बाद अंत में नतीजा क्या निकला? द प्रोटॉन रेडियस पजल का समाधान क्या रहा? जो नतीजे सामने आए वे भौतिकी के इतिहास में सच में एक मील का पत्थर हैं। इस पूरे प्रयोग के बाद उन्होंने पाया कि प्रोटॉन का चार्ज रेडियस 0.8406 फेम्टोमीटर है। फेम्टोमीटर मतलब 1 मीटर का 1000 ट्रिलियनवा हिस्सा ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जो मापन है ना, ये पिछली किसी भी एटॉमिक हाइड्रोजन माप से 2.5 गुना अधिक सटीक है। 2.5 गुना ज्यादा? और क्या ये नतीजा म्यूनिक हाइड्रोजन के उन नतीजों से मेल खाता है जिसने 2010 में हंगामा मचा दिया था? हाँ, ये म्यूनिक हाइड्रोजन के नतीजों से बिल्कुल सटीकता से मेल खाता है। अरे वाह! मतलब रहस्य सुलझ गया। बिल्कुल। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि 2010 में जो म्यूनिक हाइड्रोजन के नतीजे आए थे, वो बिल्कुल सही थे। और जो दशकों पुराने सामान्य हाइड्रोजन के प्रयोग थे, वे ही गलत थे। हाँ, उन पुराने प्रयोगों की तकनीक आज की तुलना में पर्याप्त सटीक नहीं थी, जिसकी वजह से वे एक बड़ा आकार दिखा रहे थे। तो इसका मतलब है कि हमारे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सिद्धांत में कोई खराबी नहीं थी। कोई नया अज्ञात कण म्यूऑन को परेशान नहीं कर रहा था? नहीं, सिद्धांत पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई नया कण नहीं है। इस प्रयोग ने न केवल प्रोटॉन के आकार के विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया है, बल्कि इसने हमारे मौजूदा स्टैंडर्ड मॉडल की एक शानदार जीत भी दर्ज की है। स्टैंडर्ड मॉडल की जीत? वो कैसे? इस प्रयोग ने 2s से 6p ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी को 0.66 पार्ट्स पर ट्रिलियन की सटीकता से नापा है। और जब इसकी तुलना थियोरी से की गई? जब इस नापी गई फ्रीक्वेंसी की तुलना QED की सैद्धांतिक भविष्यवाणियों से की गई, तो वे 0.7 पार्ट्स पर ट्रिलियन की सटीकता पर बिल्कुल मेल खा गए। 0.7 पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये तो उस पृथ्वी से चांद तक की दूरी वाली एनालॉजी से भी ज्यादा सटीक हो गया। बिल्कुल। और इसके साथ ही उन्होंने बाउंड स्टेट QED करेक्शंस को भी 0.5 पार्ट्स पर मिलियन की सटीकता पर परखा। ये बाउंड स्टेट करेक्शंस क्या होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के विद्युत क्षेत्र में बंधा होता है ना, तो वहाँ कई तरह के जटिल क्वांटम प्रभाव काम करते हैं, जैसे वर्चुअल कणों का अचानक प्रकट होना और लुप्त हो जाना। अच्छा, वो जो खाली स्पेस में कण बनते बिगड़ते रहते हैं। हाँ, तो उन सभी जटिल प्रभावों की गणितीय गणना इस प्रयोग से बिल्कुल सही साबित हुई है। ये आज तक का सबसे सटीक परीक्षण है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हमारा ब्रह्मांड भले ही कितना भी रहस्यमयी क्यों ना हो, लेकिन जो हमारी गणित है,
जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के समीकरण हैं, वे प्रकृति के सबसे सूक्ष्म स्तर पर भी बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। एकदम सही बात है। हमने प्रोटॉन की पहेली तो सुलझा ली है, लेकिन विज्ञान का सफर कभी रुकता नहीं है। जब कोई इस तरह की सटीकता देखता है ना, तो मन में एक विचार जरूर आता है। वो क्या? इस प्रयोग ने ये साबित कर दिया है कि प्रकाश का इस्तेमाल करके मैटर वेव्स को इतने सूक्ष्म स्तर पर डिफ्रैक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है। तो जरा भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचिए। बिल्कुल, संभावनाएं तो अनंत हैं। क्या आने वाले समय में इन्हीं स्टैंडिंग लेजर वेव्स और इस अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील एटॉमिक सेटअप का उपयोग करके डार्क मैटर के सूक्ष्म खिंचाव को मापा जा सकेगा? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा हो सकती है रिसर्च की। या शायद ब्रह्मांड में फैले किसी अज्ञात फिफ्थ फोर्स का पता लगाया जा सकेगा। जो चीज़ें आज हमारी समझ और पकड़ से बाहर हैं, शायद यही तकनीक कल हमारे लिए उन रहस्यों का दरवाजा खोल दे। बिल्कुल, विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये पेपर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया गया है और पूरा क्रेडिट एपिसोड के विवरण में दिया गया है। वन पेपर ऑर्बिट हमारे रिसर्च पेपर पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा लक्ष्य पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को हर किसी के लिए सुलभ बनाना है। अगर ये एपिसोड मददगार रहा हो तो कृपया अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप आगे किन पेपर्स पर हमारी चर्चा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।